तो आज फिर से हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक अपना है उपसर्ग, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, आज हम बाकी की बातें न करके बस उपसर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये बात ज़रूर कहूँगा कि हिंदी के जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं, उन सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाके आप देख सकते हो, जिसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सभी के वीडियो उसमें आपको मिलेंगे, वो आप आसानी से देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टॉपिक अपना हमने लिया है उपसर्ग। तो उपसर्ग की जैसा कि आप परिभाषा जानते हो कि ऐसे शब्दांश होते हैं, ये शब्दांश यानी शब्द के अंश होते हैं जो शब्दों के आगे लगकर नया शब्द का निर्माण कर दे, या फिर बोले तो एक नए अर्थ का बोध कर दे। वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है उप और दूसरा होता है सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या बनाना, नया शब्द बनाना या सृष्टि करना। तो इस प्रकार उपसर्ग का मतलब क्या हो गया? नया शब्द बनाना। देखो, हिंदी के अंदर उपसर्ग जो होते हैं, हिंदी के अंदर उपसर्ग तीन प्रकार के आते हैं। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा होता है हिंदी के स्वयं के उपसर्ग, और तीसरे उपसर्ग होते हैं विदेशी उपसर्ग। तो हम यहाँ केवल मात्र जो संस्कृत के जो उपसर्ग है उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हिंदी के उपसर्ग है वो सामान्य उपसर्ग आते हैं, उनसे बिल्कुल शब्द के आगे ऐसे कैसे जुड़ जाते हैं। और एक वीडियो हम विदेशी उपसर्ग के ऊपर भी बनाएंगे। तो देखो, आज के वीडियो में हम संस्कृत के उपसर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि संस्कृत के अंदर केवल मात्र 22 उपसर्ग होते हैं। प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उस अभिप्रति और परिउप। इस प्रकार से संस्कृत में मात्र 22 उपसर्ग होते हैं। और इन 22 उपसर्गों में से भी जो सबसे ज्यादा मोस्ट है दोस्तों, मैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करूंगा। देखो दोस्तों, जिस के ऊपर मैं राउंड कर रहा हूं, उन्हीं के एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इन्हीं के जो उदाहरण है वो कुछ स्पेशल तरीके से बनते हैं। इसलिए हम चर्चा इन्हीं से जुड़ी हुई करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यही जो उदाहरण है वो मोस्ट है। देखिए, एक तो है अनु, और एक है वी, एक नी अधि अपि अति सु और उत और अभिप्रति और परि। ये जो उपसर्ग है, इन उपसर्गों के जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे वो सारे के सारे उदाहरण है ना जो संधि लग के बनते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण लिखवाता हूं, अत्युक्ति। अब ऐसे वाले शब्द परीक्षा में आते हैं और पूछे जाते हैं कि भाई अत्युक्ति जो ये शब्द है इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देखो, नॉर्मली देखने से तो पता नहीं चलता है कि कौन सा है, लेकिन अगर तुम्हारे को यण संधि आती हो, अगर यण संधि तुम्हारे को आती हो, तो यण संधि के माध्यम से ज्यादातर के उदाहरण, एक ये वाला ये जितने उदाहरण है दोस्तों, इनमें ज्यादातर उदाहरणों में आपको यण संधि के एग्जाम्पल मिलेंगे। अगर आपको यण संधि सही से समझ में आ रखी है तो आप ये उपसर्ग आसानी से पता लगा लोगे कि कौन से शब्द में कौन से उपसर्ग लगा हुआ है। आ रहा है समझ में? अब देखो, यण संधि का मैंने एक स्पेशल वीडियो भी डाल रखा है, और जिस भाई ने नहीं दे रखा है आज मैं आपको एक बार फिर से डाल देता हूं। देखो, यण संधि क्या कहती है, इसका ये छोटा नियम है। देखो दोस्तों, ई उ री और री और सामने आना चाहिए असमान स्वर, असमान स्वर। तो ई के स्थान पर होता है य, उ के स्थान पर होता है व, री के स्थान पर होता है आदर है, और री के स्थान पर होता है आदर है। ये इसका उदाहरण है। और इस संधि की मैंने पहचान भी बताई थी। वो पहचान थी कि इसके उदाहरण में हमें एक आधा
देगा। जैसे कि आधा वर्ण है, ये भी आधा वर्ण है, लेकिन देखो दिखाई देगा, और उस आधे वर्ण के ठीक आगे वाला वर्ण क्या रहेगा, य व र और ल रहेगा। ये एक पहचान है दोस्तों, जो कि यण संधि के उदाहरणों को इसके द्वारा आप पहचान सकते हो। क्या पहचान लिखा है मैंने कि यण संधि के उदाहरण में एक आधा अक्षर दिखाई देगा, ये देखो दोस्तों आधा तय दिख रहा है। उस आधे वर्ण के ठीक आगे वाला जो वर्ण है वो या तो क्या रहेगा, य या व या र और या ल, इनमें से एक वर्ण होएगा। तो समझ जाना कि वो जो उदाहरण है वो कौन संधि का है, यण संधि का है। अब देखो जब अपन ने उदाहरण को पहचान लिया तो हम इसका संधि विच्छेद बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो अ त प्लस ये, इस ये में जिस भी स्वर की मात्रा लगी हो उसको दूसरी तरफ निकाल दो, अ त और ये है, ये के स्थान पे क्या हो जाता है दोस्तों, ई प्लस उक्ति। तो इसको यहाँ पे लगा देंगे इस वाले में, तो क्या बन गया, अति प्लस उक्ति। तो इतना होने के बाद में अब आप देख लो कि जब हमने इस शब्द की संधि विच्छेद करी तो इसमें दो अपन को रूप प्राप्त हुए, तो अति और एक उक्ति। तो अति एक उपसर्ग है, जो कि तुम्हारा पता है कि अति एक उपसर्ग है और उक्ति एक शब्द है। तो इस प्रकार से हम लोग जो जिस शब्द में उपसर्ग भी लगी होगी प्लस संधि का भी प्रयोग किया हुआ होगा वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस उदाहरण में कौन सी तो संधि लगी हुई है और इसका किस प्रकार से संधि विच्छेद होएगा और इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देखो एक पद दो का हो रहा है, एक तो हमारे को यण संधि भी करना आ रहा है, दूसरा हम इसमें से उपसर्ग की छाट अलग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर तुम लोग यण संधि को समझते हो तो आसानी से ये जितने भी मैंने राउंड कर रखे हैं वो उदाहरणों को आप आसानी से कर लोगे। इसी प्रकार मैं कुछ और उदाहरण आपको बना के दिखाता हूं जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकोगे। देखिए ये उदाहरण बोल लिया मैंने, अन्वेषण। देखो दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही उदाहरण पूछे जाएंगे जो जिसमें या तो संधि लगी हुई हो, जिसमें संधि का प्रयोग किया हुआ हो, क्योंकि नॉर्मली उदाहरण पूछना तो आम बात ही है, वो नहीं पूछेगा। तो वो पूछेगा भी ऐसे उदाहरण जो थोड़े डिफिकल्ट हो, जिसमें कुछ संधि लगी हो और जिसमें आसानी से पता नहीं लग पा रहा हो कि भाई इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर हम ध्यान से समझेंगे। अब देखो अन्वेषण यहाँ पर लिखा हुआ है, यण संधि की पहचान अपन ने बताई थी कि एक आधा अक्षर दिखाई देगा, दिख रहा है साहब, आधे अक्षर के आगे ये वर्ण दिख रहा है, तो समझ आ रही यण संधि का उदाहरण है। तो देखो न व प्लस ऐसन, अब ये व दिख रहा है, व के स्थान पे क्या हो जाएगा, उ, तो क्या बन जाएगा, अनु प्लस ऐसन, अर्थात क्या बन गया, अनु इसमें उपसर्ग है, ऐसन इसमें क्या है, शब्द लगा हुआ है। तो आ रहा है समझ में? यस सर। सभी लोगों के? यस सर। तो अब कुछ और एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूं जो कि वो भी मोस्ट है। जैसे कि ये मैंने लिखवाया है पर्याप्त, क्या लिखवाया है, पर्याप्त। अब पर्याप्त में कौन से उत्तर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ऐसे वाले उदाहरण परीक्षा में जरूर आएंगे और ऐसे वाले उदाहरण पूछे जाएंगे कि बताओ कि इसमें कौन सा उदाहरण कौन सा उत्तर का प्रयोग किया गया है और इसमें मूल शब्द कौन सा है। तो वही बात है दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि आधा वर्ण आएगा और आधे वर्ण के आगे यह वर्ण लिख जाएगा, तो उदाहरण कौन सी संधि का रहेगा, यण संधि का रहेगा। तो क्या बन गया इसके अंदर, परि प्लस आप, यानी इसमें कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है और आपका क्या है, शब्द है। आ रहा समझ में? यस सर। अब देखो और दो उदाहरण, ये लिखा हुआ है अध्यापक। अब अध्यापक का क्या बनेगा, अधि प्लस आपक, तो
उपसर्ग क्या हो गया, अति उपसर्ग हो गया प्लस आपक बन गया। तो और मैं दिखाता हूं कुछ एग्जाम्पल बना के, जैसे कि सु का बनाते हैं ये स्वागत। अब स्वागत में ये राधा से में हो गया उ प्लस यहां से हो गया आगे आगत, तो क्या बन गया सु प्लस आगत। इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो आसानी से जो उदाहरण है वो बना सकते हैं। कुछ और भी उदाहरण मैं आपको देता हूं जिनको आप खुद एक बार अभ्यास करके देखना। थोड़ा सा मैं इसका भी एक दो उदाहरण बताता हूं कि इसके जो उदाहरण हैं उसमें भी जो संधियां काम करती है वो देखिए। पहला देखो उद्गम है, कौन सा है उद्गम। तो तुम्हारा पता है उद प्लस गम, मैंने तुम्हारा संधि बताई थी कौन सी, का चटा तप गजड़ पढ़ाई थी ना, जिसका नाम क्या है जसत्व संधि। तो उसमें जसत्व संधि का प्रयोग होता है, तो ये पड़ गया उत प्लस गम। और इसमें मैंने तुम्हारा पढ़ाई थी सचुत्व संधि, सचुत्व संधि पढ़ाई थी। तो सचुत्व संधि का नियम लग रहा है तो उत चैकेता को जगह तय प्लस चारण। तो इस प्रकार से जो उदाहरण है उन उदाहरणों में ज्यादातर उदाहरणों के अंदर संधियों का प्रयोग होएगा। जसत्व संधि का प्रयोग हुआ, सचुत्व संधि का प्रयोग हुआ, यण संधि का प्रयोग हुआ। और इन्हीं संधियों के द्वारा जो उदाहरण भिन्न प्रकार से पढ़ेंगे वही उदाहरण परीक्षा में ज्यादा पूछे जाएंगे। नॉर्मली जो उदाहरण बन रहा है, जैसे कि नॉर्मली उदाहरण तो बहुत ही आसान होते हैं जो कि परीक्षा में नहीं पूछे जाते। जैसे कि मान लो से उत्तर लग गया और परिवार शब्द है तो क्या बन गया से परिवार। तो भाई ऐसे उदाहरणों की उम्मीद मत करना कि ऐसे उदाहरण परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड भी होता है परीक्षा में, प्रत्येक चीज बड़ी पूछी जाती है, इसलिए नॉर्मल चीज से काम नहीं चलेगा। आप है ना ऐसे उदाहरण याद करना जिन उदाहरणों के अंदर उपसर्ग लगा हो लेकिन उसमें संधि का प्रयोग किया हुआ जरूर है। संधि प्रत्येक शब्द में लगी हुई रहेगी ना, वही उदाहरण जिस प्रकार से मैंने इन जो उपसर्ग है उनको मैंने राउंड किया है ना, इनके उदाहरण विशेष रूप से कुछ अलग से हटके बनते हैं। तो इनके उदाहरणों पर बिल्कुल आप फोकस करना, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं के उदाहरण जरूर पूछे जाते हैं। और इनके उदाहरणों के लिए आप संधि एक बार जरूर देखना। अगर हो सकेगा तो मैं आपको यण संधि का जो वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। आप एक बार क्या करना, मैं आपको थोड़े से उदाहरण दे रहा हूं, वो उदाहरण आप करके जरूर देखना और पता करना कि इन उदाहरणों के अंदर कौन सी संधि का प्रयोग हो रखा है। वो उदाहरण आप करोगे तो आसानी से समझ जाओगे। और यहां लिख देता हूं एक ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे हैं। इन एग्जाम्पलों को आप करना और पता लगाना कि आप ऐसे एग्जाम्पलों को करके देख सकते हो क्या, या इन शब्दों से आप उपसर्ग अलग कर सकते हो क्या, क्योंकि ऐसे ही मिले जुले से उदाहरण जो है परीक्षा में आपको आपके सामने देखने को आपको मिलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ वो चीज आपके समझ में आ रही है। बोलो आ रही है ना? यस सर। तो आप एक बार जितने भी एग्जाम्पल है ये सारे एग्जाम्पलों का एक बार इनमें जो उपसर्ग लगा है उस उपसर्ग को अलग करके और जो इनमें मूल शब्द है वो एक बार छाट के दिखाना है। ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।